हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिंप्लेक्स एल्गोरिथम में कंप्यूटेशनल प्रोसीजर ऑफ सिंप्लेक्स मैट्रिक्स स्टडी करेंगे। इस व्याख्यान में हम किस प्रकार से हम टेबल में इम्प्रूव बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन और ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या प्रोसेस है हमारा। सबसे पहले स्टेप्स ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड टू ऑब्टेन द optimal solution of a general equation. So step first, conversion of the problem into that of maximization. हमारी लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम की ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है और उद्देश्य फंक्शन जिसको कहते हैं फर्स्ट, वो मैक्सिमाइजिंग फॉर्म में होना चाहिए। यदि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजिंग फॉर्म में है तो उसे -1 से मल्टीप्लाई करके मैक्सिमाइजिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और यदि वो मैक्सिमाइजिंग फॉर्म में है तो एज इट इज हम उसे रहने देंगे। तो मिनिमा z इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ -z। सो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजिंग का होना चाहिए। स्टेप 2 में मेकिंग ऑल द pi पॉजिटिव, और जो रिक्वायरमेंट वेक्टर है, यानी यूँ कहिए कि कॉन्स्टेंट्स का राइट हैंड पार्ट, वो सारे मेंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए। अगर कोई मेंबर नेगेटिव है तो उस इक्वेशन या इनइक्वालिटी जो भी स्थिति है को हम -1 से मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड का रिक्वायरमेंट वेक्टर का मेंबर हम पॉजिटिव बना लेते हैं। तो दूसरे स्टेप में हमें प्रत्येक बी का सदस्य पॉजिटिव बनाना है। यदि ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं, बट कोई नेगेटिव है तो उसको -1 से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना लेते हैं। स्टेप 3 में कन्वर्जन ऑफ कांस्टेंट इनटू इक्वेशन। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि कांस्टेंट पार्ट जो एलपीपी का सेकंड पार्ट कांस्टेंट पार्ट है, वो इनइक्वालिटी या इक्वेशन फॉर्म में उसके प्रतिबंध हमें मिल सकते हैं। अगर इक्वेशन फॉर्म में है हमें कोई चेंज नहीं करना है। अगर वो ग्रेटर देन या लेस देन और इक्वल लेस देन की इनइक्वालिटी फॉर्म में है तो उसे हम इक्वेशन फॉर्म में चेंज करेंगे। ये हम पहले ही कह चुके हैं कि अगर ग्रेटर देन का साइन है तो लेफ्ट हैंड साइड में से कुछ निकाला जाना है, एक वेरिएबल, उसको नेगेटिव कर देंगे, सब प्लस वेरिएबल। अगर लेस देन की इनइक्वालिटी है तो हम लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल जोड़ देंगे जिसे स्टेट वेरिएबल कहते हैं, और इक्वेशन फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसा करने के बाद स्टेप 4 में हम, अगर हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की आवश्यकता है तो वो इंट्रोड्यूस करेंगे। आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की आवश्यकता हमें कब होगी? जब हम इस जो हमारा मैट्रिक्स ए है, जिसको हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स ए के में अगर एक्टिविटी वेक्टर E1 मीन्स उसके सदस्य 1, पहला मेंबर 1 रिमेनिंग ऑल 0, E2 का फर्स्ट मेंबर 0 और सेकंड मेंबर 1 और रिमेनिंग 0, E3 जिसका फर्स्ट मेंबर 0, सेकंड मेंबर 0, थर्ड मेंबर 1 और रिमेनिंग 0, इस प्रकार से E4, E5। तो ये जो हमें E1, E2, E3 अगर बेसिस में लेते हैं और यहाँ इनसे इकाई मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार के कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में अगर हमें E1, E2, E3 टाइप वेक्टर्स प्राप्त होते हैं, पीवोटी वेक्टर्स प्राप्त होते हैं, और इकाई मैट्रिक्स का हमारा
बेसिस पे बन जाता है तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं होती है, आर्टिफिशियल वेरिएबल की हमें आवश्यकता नहीं होती है। परंतु अगर ऐसा उस मैट्रिक्स ए में, जिसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं, में अगर हमें E1, E2, E3, E4 में से कोई नहीं मिलता है तो हम आर्टिफिशियल वेरिएबल की सहायता से उस कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन में उस आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करके और जैसे भी E4 या E3 या E2 जो भी आवश्यकता है उसमें इंट्रोड्यूस करके उस स्थान पर इकाई मैट्रिक्स प्राप्त करते हैं। तो आईबीए पर इनिशियल बेसिक सोल्यूशन प्राप्त करने के लिए इकाई मैट्रिक्स चाहिए, और अगर वो स्लेव वेरिएबल्स को ऐड करने के बाद पूरा इकाई मैट्रिक्स बनता नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करके उसकी पूर्ति करेंगे। देन स्टेप 5, कंस्ट्रक्शन ऑफ द इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। हम उसके बाद इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं। तो फर्स्ट 4 स्टेप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो हैं स्टैंडर्ड फॉर। फर्स्ट 3 स्टेप्स देखिएगा आप, ये किसी भी एलपीपी को सिंप्लेक्स एल्गोरिथम मेथड से सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड एलपीपी फॉर्म, स्टैंडर्ड एलपीपी फॉर्म। स्टैंडर्ड एलपीपी फॉर्म बनाने के बाद हम स्टेप 5 में क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। हम इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे और कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल एज एक्सप्लेन अर्लियर। हमने इस सिंप्लेक्स टेबल को ऑलरेडी देख चुके हैं, वो टेबल बनाएंगे। देन स्टेप 6 पर रिमूवल ऑफ द आर्टिफिशियल वेक्टर्स। ये भी स्टेप 4 में हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स लिए हैं, तो अब सिंप्लेक्स एल्गोरिथम मेथड से सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हम उस आर्टिफिशियल वेक्टर को इस टेबल से रिमूव करेंगे, मीन्स आउटगोइंग वेक्टर्स इनको डिसाइड करेंगे। तो इफ द बेसिस हैज आर्टिफिशियल वेक्टर, remove all of them if possible by using the simplex criteria and thus obtain a new BFS in terms of the original. Second, surplus variable. After that, step 7 में हम क्या करते हैं, testing the condition of optimality. Optimality टेस्ट करेंगे, वो किस तरह से, तो testing the condition of optimality and unboundedness. If all z minus 3z greater than or equal to 0, then the solution at this expression is optimal. Okay, and if at least one z minus 3z is negative for some j, and yij is greater than 0, positive, then this solution is not optimal but can be improved. And if at least one z minus 3j is less than 0 for some j and yij is less than or equal to 0, or yij for some yij for j are negative or 0, then the problem produces an unbounded solution. This condition is for unboundedness. And हम तय कर लेंगे कि z माइनस ची लेस देन 0 है और मोस्ट नेगेटिव जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जे के है और उसमें ईच वाई आई की लेस देन इक्वल टू 0 सॉल्यूशन अनबाउंडेड. अदरवाइज इफ z माइनस ची इज नेगेटिव एंड वाई आई जे इज ग्रेटर देन 0, at least one yi is greater than 0, then this can be improved. And solution जब improve करने की स्थिति होगी तो selection of the entering vector का selection करेंगे step 8 पर. If the previous step fails to give a result, then to improve the current BFS, find the vector alpha के entering the base as follows. Entering vector, choose the minimum of all zj minus tk. Note that this quantity will be negative, otherwise step 7 is satisfied. Okay. So let it be minimum for j equals to k. Suppose
j इक्वल टू k के लिए zj माइनस tj मोस्ट नेगेटिव है. इन दिस केस अल्फा k which is corresponding to yj, yk is called entering vector. But in this case, at least for this column k, at least one yik must be positive, otherwise the solution will be unbounded. जैसा कि स्टेप 7 में हम पढ़ रहे हैं, zj minus tj less than 0 for some j and yij less than or equal to 0, then the problem admits an unbounded solution. So there must be at least one yik less than 0 for j equals to k. For this k column where zk minus tk is most negative, suppose, then if at least yik is positive, then the alpha k will be entering vector. Further, if minimum of zj minus tj is not unique, means there are two values zj minus tj, say minus 5 and is for j equals to 2 and minus 5 is for j equals to 4, then any one of these alpha j can be fixed as the entering vector. So then in this case either alpha 2 or alpha 4 इनमें से एक हम entering vector के रूप में चूज कर सकते हैं and put the mark upward arrow below the entering vector in the table, ताकि हमें ध्यान रहे कि ये entering vector है. After that, step 9 में हम इन वेक्टर डिसाइड जब हम स्टेप 8 में कर चुके हैं, तो स्टेप 9 में हम नेक्स्ट इनकमिंग वेक्टर डिसाइड करेंगे. तो डिटरमिनेशन ऑफ द डिपार्टिंग वेक्टर एंड द की एलिमेंट. हम यहाँ क्या कर चुके हैं, स्टेप 8 में एंटरिंग वेक्टर डिफाइन कर चुके हैं. स्टेप 8 में इनकमिंग वेक्टर डिसाइड कर चुके हैं. अल्फा के को हमने कहा एंटरिंग वेक्टर है, इनकमिंग वेक्टर. देन इन स्टेप 9 हम क्या डिसाइड करेंगे, आउटगोइंग वेक्टर और डिपार्टिंग वेक्टर और की है. सो उसका तरीका क्या है, टू फिक्स अप द डिपार्टिंग वेक्टर हम कंप्यूट क्या करेंगे, एक्स डी आई और वाई आई के रेशो, उनके लिए तो वाई आई के पॉजिटिव है. ध्यान दें हम यहाँ के j बराबर के कॉलम फिक्स कर चुके हैं, मान चुके हैं कि अल्फा के एंटरिंग वेक्टर है. इन दिस केस दिस इज के. यदि आप ये कहते हैं कि अल्फा 2 एंटरिंग वेक्टर है तो k इज 2. सो k इज ऑलरेडी फिक्स्ड बाय एंटरिंग वेक्टर, और उस कॉलम के लिए y1 के, y2 के, y3 के भी i ज्ञात करेंगे. i इक्वल्स टू 1 2 3 4 जो भी जितनी भी रोज है. बट उन yi के लिए जो पॉजिटिव है, नेगेटिव और जीरो वालों को छोड़ेंगे. एक्स डी आई और वाई आई के रेशियो हम देखेंगे और उसमें जो मिनिमम होगा उस i के कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर आउटगोइंग वेक्टर और डिपार्टिंग वेक्टर बनाएगा. k is the number found in the previous step, that is in step 8. Take the minimum of the ratio of the corresponding components of vector b and i. If this minimum occurs at I equals to r, suppose minimum I equals to r के लिए क्रम मिनिमम है, xbi और yi के, xbr और yr के लिए मिनिमम है. तो I equals to r के लिए, जैसे r यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. तो I equals to r suppose is the minimum, then YRK is the key element. In this case, YRK will be key element. Now remove the vector of the base which lies in the row of the key element known to beta r. अब जब हम ये कह रहे हैं कि मिनिमम रेशियो I equals to r के लिए, then beta r will be departing vector and YRK is the key element. Here k is fixed already entering vector के लिए. Now fix r for departing vector, and जहाँ departing vector और entering vector की क्रम से रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं, this element is by rk, y rk and known to
key element, and then put the mark, outgoing mark for departing vector in table. In step 10, construction of view simplex table, हम अब ये इनकमिंग और आउटगोइंग वेक्टर्स डिसाइड करने के बाद हम नई टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो नई टेबल कंस्ट्रक्ट करने के स्टेप्स ये कंस्ट्रक्ट द नेक्स्ट सिम्प्लेक्स टेबल यूजिंग द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट राइट अल्फा के, एच के एंड सी के respectively at the rth place of the column B, Xk and Cj। अब सिम्प्लेक्स टेबल देखते हैं, उसमें B का कॉलम है, X का कॉलम है, C का कॉलम है। B वाले कॉलम में B का R के स्थान पर अल्फा के वेक्टर एक्टिविटी पुट करेंगे, X के कोरस्पॉन्डिंग के स्थान पर CB के स्थान पर CK। नई टेबल में जिसमें सबसे पहले इस पार्ट को हम कंप्लीट करते हैं। For the rth row, अब रिमेनिंग पार्ट आरवी पंक्ति हम टेबल की कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें की एलिमेंट मौजूद है। rth row मीन्स जिसमें की एलिमेंट मौजूद है। उस नई टेबल में बनाने के लिए क्या करेंगे हम, डिवाइड ईच एलिमेंट of the rth row of the old table by the key element by rk। rv पंक्ति जो कि की एलिमेंट वाली पंक्ति है को नई टेबल में तैयार करने के लिए rv पंक्ति जो ओल्ड टेबल की उसके हर उसके मेंबर में कोरस्पॉन्डिंग मेंबर में yrk से डिवाइड करके हम नई टेबल का नई रो प्राप्त कर लेते हैं। आफ्टर दैट अब एलिमेंट वाली के रो के अतिरिक्त भी रोज हैं उसमें, उन रोज को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर एनी अदर रो से ith रो मीन्स rth रो हम प्रिपेयर कर चुके हैं। अब rv यानी उससे पहली या बाद वाली पंक्ति तैयार करने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट प्रक्रिया है हमारी, सब्ट्रैक्ट rth रो ऑफ द न्यू टेबल मल्टीप्लाइड बाई yik ऑफ द ओल्ड टेबल। ओके, yik इज द एलिमेंट lying below or above the key element in ith row की यही yi के कोरस्पॉन्डिंग जो भी i पंक्ति तैयार करते हैं। ओके, फॉर बॉटम रो आइदर ऑफ द बॉटम रो में jj माइनस cj, नई टेबल में jj माइनस cj फाइंड करेंगे और इन वैल्यू स्टेप 3 और स्टेप jj माइनस cj जो ऑलरेडी हम प्रोसेस की चुके हैं, उसी के अनुसार इस नई टेबल में jj माइनस cj फाइंड करेंगे। आफ्टर ऑब्टेनिंग a new simplex table returns to step 7 to test the solution। अपनी टेस्ट यहाँ से हम एट से स्टेप 7 पर जाएंगे और अपनी टेस्ट चेक करेंगे। वो एक होल दे दिया हमने चीजें देखते हैं उसको क्योंकि इन दिस केस द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, अदरवाइज हम स्टेप 8 9 वही नई टेबल बनाएंगे और प्रोसेस को फॉलो करेंगे। इफ द ऑप्टिमिलिटी इज अचीव्ड the problem is solved, otherwise we have to proceed further to construct the next simplex table। ये हमारे 10 स्टेप्स हैं, उन्हें देखिए। स्टेप 1 2 3 LPP को स्टैंडर्ड फॉर्म में परिवर्तित करने के स्टेप्स है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, LPP को सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देन स्टेप 4 आर्टिफिशियल वेरिएबल की आवश्यकता है तो वो इंट्रोड्यूस करेंगे। स्टेप 5 IBFS इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। स्टेप 6 अगर उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं तो उनका रिमूव करेंगे। स्टेप 7 ऑप्टिमिलिटी क्राइटेरिया टेस्ट करेंगे, jj माइनस cj चेक करेंगे। अगर सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है तो स्टेप 8 पर जाएंगे और एंटिंग वेक्टर सेलेक्ट करेंगे, इसका प्रोसेस हमने देखा है। स्टेप 9 पर हम डिपार्टिंग वेक्टर को डिसाइड करेंगे, की एलिमेंट डिसाइड करेंगे और फिर स्टेप 10 पर नई टेबल बनाएंगे, उसका प्रोसेस हमने यहाँ देखा। इसी को हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझें तो फ्लो चार्ट फॉर ए सिंप्लेक्स मेथड ऑफ ए
general LPP. First of all, put the LPP in standard form, जिसके 3 स्टेप्स हमने देखे थे इसके अकॉर्डिंग. Then find the initial BFS. स्टेप 4 में हम देखते हैं कि अगर उसमें IBFS मौजूद है तो ठीक है, अदरवाइज हम आर्टिफिशियल वेरिएबल की सहायता से IBFS तैयार करते हैं. इनिशियल बेसिक गिवन सॉल्यूशन टेबल बना लेते हैं. कंस्ट्रक्ट स्टार्टिंग सिंटैक्स टेबल. देन हम कंप्यूट करते हैं ZJ माइनस CJ. आफ्टर दैट हम चेक करते हैं, सपोज ZJ माइनस CJ इज डेल्टा J. देन इफ डेल्टा J इज नेगेटिव, at least one delta J or ZJ minus CJ मैं कहूँ यहाँ is negative, yes, then find the vector HK entering the basis B so that delta mu del is mu of del C. Means most negative ZJ minus CJ के अकॉर्डिंग हम entering vector डिसाइड करते हैं. Then corresponding to this day, here in above J for all the elements of the entering vector X less than 0. Yes, solution is unbounded. वो जो हम yi की बात करते हैं कि सभी नेगेटिव या 0 है तो क्या होता है, solution is unbounded. और if no, then solution can be improved. And तब हम क्या डिसाइड करते हैं, डिपार्टिंग वेक्टर डिसाइड करते हैं. और एंटरिंग वेक्टर डिसाइड होने के बाद डिपार्टिंग वेक्टर vi और yi के रेशियो से डिसाइड करते हैं. और डिपार्टिंग वेक्टर जब जहाँ सपोज i = r के लिए तो बीटा r इज डिपार्टिंग वेक्टर, तो सेलेक्ट द रो corresponding to minimum ratio to find the vector giving the basis B. और ऊपर की सिद्धांत से जो हमने दिया था वो बीटा r आउटगोइंग वेक्टर for i = r के लिए. और then find key element, then YRK is the key element and obtain the new solution by matrix transformation. New solution हमने step 10 में जो समझा था वो update the new syntax table to obtain and then find ZJ minus CJ for new table. और उसमें अगर ZJ minus CJ less than 0 नहीं है, कोई भी J के लिए solution नहीं करते ऑप्टिमल. अदरवाइज इस प्रोसेस से हम जब तक सभी ZJ माइनस CJ ग्रेटर और इक्वल टू 0 नहीं हो जाते हैं तब तक ये प्रोसेस चलता है. तो ये टोटल आज हमने मीट में क्वेश्चन किया था कि सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए और ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या प्रोसेस है. नेक्स्ट टाइम हम इसका एक एग्जाम्पल लेंगे. तो यहाँ सिंपलेक्स एल्गोरिथम मेथड जो बात कर रहे थे हम वो एक बार से देखिए. IBFS टेबल इस तरह की होती है जिसमें CB, B, XB एक कॉलम, बीटा 1, 2, 3 बेसिक. और हम यहाँ ZJ माइनस CJ की रो ये होती है, ये कॉस्ट मैट्रिक्स होता है, ये रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स होता है और ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स IBFS में कहा सकता है वो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3. अगर हम ये कहते हैं कि मोस्ट नेगेटिव J बराबर 2 के लिए Z2 माइनस C2 मोस्ट नेगेटिव है, अल्फा 2 इज इंडिकेट अल्फा 2 जहाँ में के उसको ट्रू हो जाएगा कि अल्फा के बता रहा था ऊपर आपको, वहाँ यहाँ के बराबर 2 अल्फा 2 इज एंट्रिंग वेक्टर. एंट्रिंग वेक्टर डिसाइड करने के बाद हम आउटगोइंग वेक्टर डिसाइड करते हैं. तो आउटगोइंग हम रेशियो लेते हैं मिनिमम रेशियो, और मिनिमम रेशियो XB/Y I2 इसके लिए. तो XBI इज B1, ये ध्यान दें कि XB1 इज B1, XB2 इज B2, XB3 इज B3. तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा मिनिमम रेशियो में, B1/Y12 वो यहाँ लिखेंगे, B2/Y22 वो यहाँ लिखेंगे और B3/Y32 ये अनुपात हम यहाँ लिखेंगे. और इनमें जो मिनिमम होगा उसे हमने R कहा था,
बीटा आर आउटगोइंग वेक्टर, और सपोज हियर आर इक्वल टू 3 के लिए रिमेनिंग रेस्पेक्ट बीटा 3 आउटगोइंग वेक्टर हो जाए, बीटा 3 आउटगोइंग हो जाए तो उसके बाद हम क्या कहते हैं, नई टेबल में बीटा 3 के स्थान पर तो ये न्यू जो अल्फा 2 है वो लिखा जाएगा। तो नई टेबल में बीटा 3, यहाँ पर बीटा 3 डेश है वो अल्फा 2 होगा और कोरस्पॉन्डिंग x2 होगा। और ये रिमेनिंग जो पार्ट है वो हम सबसे पहले तैयार करेंगे की एलिमेंट की हो, और यहाँ की एलिमेंट y32 होगा क्योंकि k का मान 2 है और r का मान 3 है, y r के की एलिमेंट होता है, तो यहाँ y32 की एलिमेंट हुआ। अब नई टेबल में की एलिमेंट वाली तो हम तैयार करेंगे, यानी b3 में y32 का भाग देंगे तो ये b3 डेश नई वैल्यू आ जाएगी। y31 में कोरस्पॉन्डिंग y31 डेश के स्थान पर क्या होगा, y31 डेश के स्थान पर होगा y31 ओवर y32। यहाँ y32 डेश क्या होगा, y32 ओवर y32, दिस विल बी 1, हमेशा की एलिमेंट वाली रो में की एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग 1 आएगा, तो इसी का भाग लगना है। y33 ओवर y32 क्या है, ये y33 डेश होगा, y34 ओवर y32 y34 डेश होगा। इस तरह से की एलिमेंट की टेबल में की एलिमेंट वाली रो तैयार कर लेते हैं। रिमेनिंग रोज यहाँ फर्स्ट रो ये तैयार करने के लिए b1 डेश क्या होगा, b1 होल टेबल में से माइनस b3 मल्टीप्लाइड बाई y12 ओवर y32 की एलिमेंट वाला कॉलम ध्यान दें, b1 डेश होगा। ऐसे ही अन्य y24 डेश जैसे हम फाइंड करना चाहते हैं तो y24 डेश क्या होगा, होल टेबल में कोरस्पॉन्डिंग y24 माइनस की एलिमेंट वाली रो में y34 मल्टीप्लाइड बाई जिस रो को तैयार कर रहे हैं उसका नंबर y22 की एलिमेंट वाले कॉलम में डिवाइड बाई y32 की है। इस प्रकार से y24 डेश फाइंड कर लेंगे और रिमेनिंग भी एक करेंगे। जैसे आप y23 डेश फाइंड करना चाहते हैं तो क्या होगा, y23 माइनस y33 मल्टीप्लाइड बाई y22 ओवर y32। सपोज आप y11 डेश ज्ञात करना चाहते हैं, और टेबल में y11 माइनस y31 मल्टीप्लाइड बाई y12 ओवर y32। नई टेबल हम तैयार कर लेते हैं, उसमें फिर बाद में जेड माइनस चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। और इसमें अगर सभी जेड माइनस चीजें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इट मींस दिस सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिमल। अदरवाइज इसी प्रोसेस को हम नई टेबल बनाएंगे, रिपीट करें। ओके।